चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का बोला गया है, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से कि अल इदरीसी, ठीक है भाई, इसका उल्लेख आया है आप लोगों को नई और पुरानी एनसीईआरटी दोनों के अंदर में, अल इदरीसी का, उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में कौन सा वाला कथन सही है? अल इदरीसी द्वारा बनाया गया जो मैप है उसके बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी। वो क्या पर्शियन जोग्राफर था भाई? अच्छा चलो, एक चीज यहां पर मैं बोला है, जोग्राफर क्या वो पर्शियन फारसी जोग्राफर था, ईरान से आया था वो, क्या ये बात सही है? उसने जो है अपने मैप में, जो मैप उसने बनाया उसने अरबी भाषा के अंदर में जो है चीजें लिखी है। ओके, क्या उसने जो है श्रीलंका को टॉप पे बताया है, नॉर्थ इंडिया से भी ऊपर में बताया है, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया को नीचे बताया है उसने, क्या ये बात सही है? अब देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं उसका, अल इदरीसी का। देखिए तुम्हारे चचा का लड़का अल इदरीसी जो है ये अरब जियोग्राफर था, ठीक है, फारसी नहीं, अरब से था। फारस और अरब के अंदर में क्या फर्क है ये देखिए, फारसी मतलब ईरानी इधर वाले, और अरब मतलब ये इधर के अरब साइड के, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो ये अरब जियोग्राफर था, अरब पेनिनसुला जो है वहां से आया था, ठीक है, वहां का था। इसने वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश की थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। देखो 12वीं शताब्दी क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1100 के बाद में जो भी समय काल है उसको 12th सेंचुरी बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जो है 2000, ठीक है, 25, 26, 27, 24 इसमें है ना, तो 2000 से ऊपर जैसी हो गया, ठीक है। अब हम 21st सेंचुरी में चले गए हैं, 21st सेंचुरी। क्यों 21st क्यों बोला हमने, जबकि 2100 साल तो आने का है, हम उसके तरफ जा रहे हैं ना, इसी वजह से उसको 21st सेंचुरी बोलते हैं। वैसे ही ये 12वीं शताब्दी हो जाएगा, 12th सेंचुरी। तो 1154 सीई, ठीक है, कॉमन ईरा मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, मैप बनाया था, वर्ल्ड मैप। बट इस मैप के अंदर में एक दिक्कत थी, इन्होंने साउथ इंडिया को जो है वो ऊपर में दिखाया, ठीक है, दक्षिण भारत को शीर्ष पर दिखाया, उल्टा मैप बना दिया। ओके, उल्टा मैप, ये इस तरीके से आप देखिए, वैसे मैप हमारा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, इसने उल्टा करके बनाया। ये देखो श्रीलंका ऊपर दिख रहा है, साउथ इंडिया, फिर नॉर्थ इंडिया नीचे की तरफ में। और आप देखिए अरबी भाषा के अंदर में जो है उसने नाम लिखे हुए थे, आपको कई सारे नाम दिख भी जाएंगे यहाँ, कन्नौज वगैरह का नाम जो है इसके अंदर में मिलता भी है आप लोगों को। ओके, तो साउथ इंडिया को ऊपर बनाया, श्रीलंका को ऊपर बनाया, मतलब उल्टा मैप बना दिया था, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग? ओके, तो उल्टा मैप बना था, साउथ इंडिया ऊपर, ठीक है, श्रीलंका ऊपर, नॉर्थ इंडिया नीचे था। अरबी भाषा के अंदर में इसके अंदर में नाम लिखे हुए आप लोगों के, इसमें कई सारे भारत के नाम, भारत के शहरों के नाम भी मिलते हैं, स्पेशली कन्नौज का नाम आपको मिलता है, जिसमें कन्नौज उसको लिखा गया है अरबी भाषा के अंदर में। ओके, तो सबसे पहले काम करते, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर मैं वो उस क्वेश्चन को फिर से दिखाता हूं आपको। और हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को जो है लाइक भी कर देगा, शेयर कर देंगे, और आंसर कमेंट के अंदर में हर बच्चे के आना चाहिए, तब मजा आएगा यहाँ पर में। तो बताइए अल इदरीसी था कौन? अरे अभी मैप बनाया ना इसने, उल्टा मैप बनाया, चाहे मैप जैसा भी बनाया, बनाया तो सही, कोशिश तो किया। ओके, तो जियोग्राफर था ये, और कहाँ का जियोग्राफर था, भूगोलवेत्ता या, ठीक है, जियोग्राफर कहाँ का था ये, अरब का था, ठीक है, अरब जियोग्राफर था, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। चलिए अब यही क्वेश्चन को अगर आप मल्टी स्टेटमेंट में देखें, जो एग्जाम में आया आपका क्वेश्चन, अब आप लोग यहां पर में समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वो फारसी नहीं अरब ज्योग्राफर था, तो ए को एलिमिनेट करो। अब जहां जहां ए है उसको काटो, ए को काटो, ए को काटो, ए को काटो। मुझे बताओ कि अगर आपको सिर्फ इतना पता होता, सिर्फ इतना पहला वाला, तो आपको नहीं लगता कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया था, बाकी दो पढ़ने की जरूरत नहीं थी? कितने लोगों को लगता है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, जो निंजा टेक्निक है टीचिंग परीक्षा की, आप लोगों को समझ में आ रही है? थोड़ा सा समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो बी और सी इसका आंसर होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस, और आपको हर एक तरह के इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर ये समझ में आ गया है तो, ठीक है। उसने श्रीलंका को ऊपर बताया, नॉर्थ इंडिया को साउथ में बताया, उल्टा मैप बनाया था, और उसने जो नाम लिखे वो कौन सी भाषा में लिखे हैं, अरेबिक भाषा में लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, एक और बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का, देखिए मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ये भी। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है कि बंजारों के बारे में जो है दो कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है बंजारों के बारे में। अब देखिए बंजारे जो है फ्रेंड्स ये नोमैडिक ट्राइब है, नोमैडिक, नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, ठीक है, खाना बदोश का मतलब, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग,
खाना बदोश का मतलब खाना वाले नहीं, खाना बदोश इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, घुमंतु। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अपने पूरे जो है साजो सामान के साथ में, पूरा लश्कर उनका जो पूरा कारवा होता है, ठीक है, जिसको टांडा बोला जाता है, उसको लेकर घूमते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो नोमैड्स, घुमंतु, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग। ठीक है, तो ये ट्रेडर नोमैड्स है, मतलब घूम, कुछ लोग होते हैं जो चरवाहे होते हैं, चराने के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए घूमते हैं, और कुछ होते हैं जो व्यापार करने के लिए घूमते हैं। तो ये ट्रेडर नोमैड्स थे, व्यापारी खाना बदोश थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से वाले नोमैड्स थे ये? ठीक है, व्यापारी खाना बदोश, व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इनको आदत थी हिली एरिया से, प्लेन में, रेगिस्तानी इलाके से, हर जगह से जो है दूर दराज का रास्ता तय करने की। तो दूर दराज के रास्ते ये लोग तय कर पाते थे, इनको ये आदत थी, इनके पूरे कारवा को। इनके अंदर में जो बच्चा भी अगर होता है तो उसको पहले से, बचपन से वो ट्रेनिंग मिल जाती है। इसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए, उनकी जो स्किल थी ये वाली कि हर जगह पे जो है ना चले जाते हैं, ये दूर दराज के इलाके में भी चले जाते हैं। इसी स्किल का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कैसे? बंजारों को आदत थी दूर दराज के इलाकों तक सामान पहुंचाने की, तो बंजारों का इस्तेमाल किया उसने कि जो ग्रेन्स है, जो अनाज है या अन्न है, उसको सिटी मार्केट तक पहुंचाने का। क्योंकि देखो, सिटी में तो अनाज उगता नहीं, अनाज उगता है गांव में, ठीक है, दूर दराज के इलाकों में। तो वहां तक अनाज पहुंचाएगा कौन? तो ये बंजारों का इस्तेमाल किया जाता था कि बंजारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि आप वहां से अनाज को ढोकर सिटी के मार्केट तक लेकर आइए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल, ठीक है, सिटी मार्केट तक सामान को पहुंचाने के लिए किया। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट सही है, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। समझ में आया क्या? जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? गुड। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, जो ट्रेडर नोमैड्स थे, बंजारे जो है वो ट्रेडर नोमैड्स थे, व्यापारिक खाना बदोश थे। आपको बताना है कि उनका जो कारवा, जो उनका ग्रुप है, कारवा मतलब उनका ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में ही जाते थे वो लोग, अकेले तो जाएंगे नहीं, ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप जाता है, ठीक है, बंजारों का। ठीक है, तो टांडा बोला जाता है उनके ग्रुप को। ठीक है, क्या बोलते हैं? टांडा। लिखो, बंजारों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टांडा। वो एक सॉन्ग आया था, ठीक है, कौन सा, टाइगर मूवी या एक था टाइगर, शायद उस मूवी का नाम था, उसमें आया था बंजारा मैं बंजारा। ठीक है, तो बंजारा बोलने का मतलब क्या था उसका? वो बेसिकली बताना चाहता था मैं खाना बदोश हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम रहा हूँ करके, घुमंतु हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो गाना था ना, बंजारा मैं बंजारा, ठीक है, कितने लोगों ने सुना है? अगर सुना होगा कभी ना कभी, तो वो बंजारा शब्द जो है ना, उसको वो बताने की कोशिश की जा रही है वहां पर में, जो कवि है, ठीक है, उसकी कल्पना देखिए कि वो बता रहा है कि भाई जो ये हीरो है ये बंजारा है, इधर से उधर घूमते रहता है करके। ठीक है, नाउ टांडा बोला जाता था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए एक और जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, टफ वाला क्वेश्चन। बताइए, विश्व की 75% से अधिक जनसंख्या कहां पर में निवास करती है? अब देखो, ये पूरी दुनिया है हमारी, ठीक है, पूरी दुनिया में यहां से आपका प्राइम मेरिडियन जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर में हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, इधर में चाइना है, ओके, यहाँ पर में आपका इक्वेटर है। क्या आप जानते हो कि दुनिया की 75% से अधिक जनसंख्या, ठीक है, कि इस एरिया में रहती है? एशिया और अफ्रीका को अगर आप मिला दो, एशिया और अफ्रीका को, ठीक है, तो 75% जनसंख्या आप लोगों को केवल एशिया और अफ्रीका में, मतलब 75 को क्या लिख सकते हो? रेशो आता है कि आप लोगों को करना, रेशो निकालना, ठीक है, तो 3/4 इसको बोला जा सकता है। देखो, 25 25 25 के 4 साइड बनाओगे तो 100 हो जाएगा, तो 75% को ही 3/4 बोला जा सकता है, हाँ या ना? कितने लोगों को समझाइए? 3/4 बोल सकते हैं आप लोग। तो 3/4 जनसंख्या जो है अकेले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट आप लोगों को? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे सभी के सभी बच्चे, कहां पर में रहती है 3/4 जनसंख्या, 75% जनसंख्या एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है।
और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस डेली हो, आप लोगों के बड़े बड़े सेशंस हो, हर एक बच्चा सेशन को सबसे पहले लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी से सेशन को। आप लोग हर एक जगह टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लाइन लग जानी चाहिए। मतलब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों को दे रहा हूं मैं, हर एक जगह के ऊपर में 10-10, 12-12 बच्चे एक एक ग्रुप के अंदर में शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से जल्दी से शेयर करिए आप लोग। नाउ, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई? ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुस्लिम शासक थे। ठीक है, उनकी एक प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है भाइयों कि कोई एक ऐसा पत्थर जिसके ऊपर में राजा के बारे में कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, जनरली तारीफ होती थी। ठीक है, तो ये जो प्रशस्ति है जनरली तारीफ 90% तारीफ होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रशस्तियां मिली है जिसके अंदर में राजा की बुराई भी की गई है। ठीक है, तो प्रशस्ति जो है मिली है, मतलब एक पत्थर मिला है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली के सुल्तान का, जिसमें संस्कृत भाषा में उसकी तारीफ लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। और तारीफ क्या लिखी गई है वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने चक्री लेकर आया क्या? वो मांझा वाली, मांझा उड़ाते, क्योंकि अभी बहुत सारा फेंकने वाला है इस प्रशस्ति में, तो आपको लपेटना है। ठीक है, ये प्रशस्ति के अंदर में तो लपेटते जाने का आप लोग ने मस्त पैकी। बताता हूं अभी प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है और उसका प्रूफ भी बताता हूं आपको। तो दिल्ली के सुल्तान की जो संस्कृत में प्रशस्ति मिली है वो है बलबन की, बलबन की, ये याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन की प्रशस्ति मिली है। चलो लपेटो आप लोग जल्दी जल्दी से, क्या लिखा है प्रशस्ति के अंदर में संस्कृत भाषा के अंदर में, मैं बताता हूँ आपको। भाई का जो ये है बलबन का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये बोलते हैं कि बंगाल गौड़ इलाका जो है यहां तक फैला हुआ है बलबन का इलाका। ठीक है, ये इधर से बंगाल से लेकर गजनी तक का, इतना दूर तक का इलाका उसका फैला हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान में। ओके, और साउथ इंडिया भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है, साउथ इंडिया। जबकि हम सबको पता है कि साउथ इंडिया पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जो इसके बाद आया, करीब 60-70 साल बाद आया, उसके समय में जो है फ्रेंड्स पहली बार साउथ इंडिया पे हमला हुआ था, साउथ इंडिया के ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ये तो हम जानते हैं। तो फिर भाई ये अलाउद्दीन खिलजी, साउथ इंडिया जो द्रविड़ वाला इलाका है वो कैसे आ गया इसके कब्जे में, प्रशस्ति में जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बंगाल गौड़ जो इलाका है वहां पर में बहुत सारे दूसरे शासक उस समय में शासन किया कर रहे थे। ठीक है, अलग 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 शासक थे वहां पर में। ओके, उसके अलावा आप देखोगे कि जो बीच वाला इलाका है यहाँ पर में आपको बहुत सारे राजपूताना मिलेंगे। ठीक है, राजपूताना राजस्थान के अंदर में, बीच में कई सारी ट्राइबल एरियाज थे। ठीक है, ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज जहां ट्राइबल लोगों का शासन था। तो फिर ये पूरा का पूरा शासन इसके अंपायर में था, एक बड़ा सा साम्राज्य था। ऐसा संस्कृत प्रशस्ति, मैं नहीं बोल रहा, ये संस्कृत प्रशस्ति में लिखा है ये चीज। ठीक है, चलो, तो एज पर संस्कृत की वो प्रशस्ति जो बलबन की मिली है दिल्ली के अंदर में, ठीक है, दिल्ली सुल्तान की, उसके अनुसार बलबन का शासन बहुत बड़ा था। गौड़, गौड़ मतलब ही होता है बंगाल का, देखो गौड़ मतलब बंगाल होता है, गौड़ीय भाषा मतलब बंगाली भाषा। ठीक है, गौड़ जब भी शब्द आ जाए बंगाल से आपने कर लेना है। तो गौड़ से लेकर गजनी तक, ठीक है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ तक, द्रविड़ वाला मतलब इलाका दक्षिण भारत का इलाका, वहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों को प्रैक्टिस करवा के इसके ऊपर में भी क्वेश्चन बना के मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो इसके ऊपर में स्टेटमेंट असर्शन टाइप का क्वेश्चन बना दूंगा मैं अभी अभी, करोगे क्या आप लोग? क्या बोलती पब्लिक, करेंगे क्या? जल्दी से मेरे को हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से बता देंगे। अगर सारे के सारे यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में जल्दी से अगर सभी बच्चे यस बोल देंगे और सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया, मैं पक्का आप लोगों को अभी के अभी बना के आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें लाइव। देखो लार्ज स्टेज था यहाँ पर में। ठीक है, बलबन के बारे में आप लोगों को मिलता है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में मिलता है, एक प्रशस्ति मिली है कि बंगाल से, बंगाल मतलब गौड़ से गजनी तक, ठीक है, अफगानिस्तान तक और साउथ में द्रविड़ तक उसका शासन फैला हुआ था। ठीक है, इसमें बोला गया है कि देखो कि गौड़, आंध्रा, केरल, केरल लिटरली केरल, भाई केरल तक तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं पहुंचा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे के सारे आर्मी उसके सामने नस्त मस्तक हो गई थी, फ्लैट हो गई थी, मतलब बह गई उसके सत्ता के सामने। भाई बलबन कहा हो, तुम मिलो मेरे को ऊपर में, नर्क में होंगे तुम कहीं तो भी। ठीक है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मतलब उस समय तक जियो की लाइन बिछ चुकी होंगी वहां तक में। ठीक है, तुम बात करो मेरे से जब मैं आता हूँ तो ऊपर में 200 साल बाद। मतलब यार कुछ भी, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे यहाँ पर मैं तुम्हारे बारे में बलबन।
तुम्हारी संस्कृत की प्रशस्ति मिली दिल्ली में, मेरे बच्चों को याद हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों को याद? संस्कृत की प्रशस्ति किसकी मिली? बलबन की मिली, ठीक है। तुमने बोला कि गौड़ से बंगाल से साउथ इंडिया तक था, लेकिन यार केरल थोड़ा सा ज्यादा हो गया बलबन भैया, ठीक है। आप मिलो ऊपर में, मतलब मैं मानता हूं आपने नहीं लिखवाया होगा, आपके किसी साथी ने लिख दिया होगा, लेकिन आपने रोकना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चे क्या समझदार है ना मेरे बच्चे। चलिए आ जाइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर भी बोला गया है कि करीब 2000 साल पहले, ठीक है, एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, ठीक है, एक वैद्य पैदा हुए थे 2000 साल पहले। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। सही बात है भाई, इन्होंने बोला था 360 हड्डियां होती है, ठीक है। चरक अराइव्ड एट हिज फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। आज भी आपको पता है, ठीक है, श्री श्री श्री, ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस ने, उन्होंने कहा था कि भाई तोड़ते समय तो कभी अपन ने सोचा ही नहीं, 206 टाइप की तो केवल हड्डियां होती है। तो आज हमारे को पता है फ्रेंड्स की 206 प्रकार की हड्डियां होती है हमारे शरीर के अंदर में, लेकिन इन्होंने 360 तक पहुंचा, जो कि एक्चुअल नंबर से आज बहुत ज्यादा है। मूवी वूवीज देखते हो ना आप लोग भी कभी ना कभी, हर जगह से आप लोग अपने आंसर्स प्रिपेयर करते रहिए। 360 हड्डियां थी, ये बोला उन्होंने, जो कि ज्यादा थी। अब ये 360, 206 से 360 तक कैसे पहुंच गए? वो इसलिए पहुंच गए वो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपके दांतों को भी हड्डियों में गिन लिया, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं ना, इनको हड्डियों में नहीं गिना जाता, ये जॉइंट्स एक्चुअली अलग है, ठीक है। जो कार्टिलेज होते हैं उनको भी हड्डियों के अंदर में गिन लिया उन्होंने। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों। तो 360 हड्डियां उन्होंने बताई। देखो अब उन्होंने सही बताया गलत बताया वो नहीं पूछा है, उन्होंने क्या बताया, ठीक है। उन्होंने 360 बताया था, ये बात सही है। ओके, उन्होंने 360 बताया था, ठीक है। क्यों ऐसा 360 तक कैसे पहुंच गए वो? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जॉइंट्स, रीत, दांत, अस्थिया, ये वो जो है, इनको भी उन्होंने गिन लिया था हड्डियों में ही। दोनों के दोनों सही बात है, ठीक है। चरक चचा जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम मुझे बताइए जल्दी से, बहुत टफ नाम है, ठीक है। इतना टफ है, इतना टफ है कि आप लोग याद ही नहीं कर पाओगे, इतना टफ नाम है चरक भैया की पुस्तक का नाम, बहुत टफ है। पता है आपको क्या नाम है? चरक संहिता, इतना टफ नाम। अभी चरक ने अपना नाम, चरक ही, चरक का नाम चरक संहिता, ठीक है। कल जाके मैं अपनी पुस्तक लिख दूंगा यहाँ पर मैं, ओके, दानिश, दानिश संहिता। आप लोग भी अपना अपना नाम लिख लो, अपनी पुस्तक का नाम, ठीक है। तो चरक संहिता, ठीक है, इतना इजी है। चरक की पुस्तक का नाम पूछ लिया था कि एग्जाम के अंदर में, चरक की पुस्तक का नाम क्या है? अरे भाई कोई एजुकेटेड गैस भी लगा देगा, चरक संहिता, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर मैं बात करते, करीब 2000 साल पहले हुए। पहली बात कब हुए थे ये चचा? 2000 साल पहले, ओके। फेमस फिजिशियन थे चरक, आप लोगों ने याद रखना है। चरक संहिता इन्होंने लिखी है, इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर में बोला कि 360 हड्डियां होती है, जो कि एक्चुअल जो 206 हड्डियों का नंबर है उससे कई ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये मिसमैच क्यों हो गया? क्या चरक ने चरस स्पीकर लिखा था ये? नहीं, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, चरक जो है वो इस नंबर पे शायद इसलिए पहुंच गए होंगे क्योंकि उन्होंने दांतों को, जॉइंट्स को, कार्टिलेज को भी गिन लिया था उसके अंदर में, हड्डियों में ही। ओके, चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। मैं जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन आपको दिया ना मैंने, उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला पॉइंट तो ये बन जाता है आपका। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है ये चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य, चाणक्य जो है, इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता है, कौटिल्य। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने
मौर्य काल का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, मतलब ये वाला जो भाग है, उसके बारे में क्या लिखा है, वहां क्या चीज मिलती थी। तो इस उत्तर पश्चिमी भाग के लिए उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर में ब्लैंकेट जो है वो फेमस थे। ठीक है, ब्लैंकेट्स फेमस थे। तो देखिए, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था वो ब्लैंकेट के लिए, कंबल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, उत्तर पश्चिमी भाग। और जो साउथ इंडिया था वो गोल्ड के लिए और कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। ओके, तो कंबल के लिए नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका, और स्टोन और प्रीशियस प्रीशियस स्टोन और गोल्ड के लिए साउथ इंडिया वाला इलाका। ठीक है, याद रहेंगे आपको ये चीज। दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का। करीब 8,000 साल पहले की बात है, लोगों ने गांव बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था, कहां पर में? चलो मैं बैक टू बैक ना आप लोगों को दो क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पर में दिए हैं, जो बलबन है उसके नीचे में, एक बार प्लीज उसको देख लीजिए। ओके, तो देखिए मनुष्य के कुछ क्षेत्र में लगभग 8,000 साल पहले गांव में रहना प्रारंभ किया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था? तो ये देखिए, ये भारत है हमारा। ठीक है, गांव में रहना स्टार्ट किया उन्होंने यहाँ पर में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, उसके जो क्षेत्र था उसके बीच वाला इलाका, वहां पर में गांव बना, गांव में रहना स्टार्ट किया। कितने साल पहले? करीब 8,000 साल पहले गांव में रहना। हम लोग अदरवाइज नहीं तो इधर से उधर घूमते रहते थे, घुमंतु थे हम लोग। ठीक है, तो गांव में 8,000 साल, गांव बनाकर 8,000 साल पहले हमने सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां है, आज के बलूचिस्तान वाला इलाके में आप लोगों को मिलेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में, यहाँ पर में हम लोगों ने, ठीक है, रहना स्टार्ट किया था। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स वीट और बार्ले, गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना स्टार्ट किया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोगों ने एनिमल हर्डिंग या फिर पशुपालन भी यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, करीब 8,000 साल पहले। तो पशुपालन स्टार्ट किया, गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने भी स्टार्ट किए थे। ठीक है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में। अब एक क्वेश्चन है, जिस बच्चे कितने बच्चे जो स्टार्टिंग से सेशन देख रहे हैं जल्दी से हाथ ऊपर करिए। स्टार्टिंग में दूसरे नंबर का क्वेश्चन ही आज मैंने आप लोगों को ये करवाया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? ठीक है, तो बंजारों का प्रयोग किया, ठीक है, दूर दराज के इलाकों में भेजने के लिए। बलबन ने किया था कि नहीं? बलबन की तो प्रशस्ति मिली थी दिल्ली में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, बाजार में अनाज को भेजने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से दूर दराज के इलाकों में, ठीक है, भेजने के लिए इस्तेमाल करता था, मार्केट के अंदर में, सिटी मार्केट के अंदर में, शहर के मार्केट में भेजने के लिए, शहर के बाजारों में। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज वो फिर से वो क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने सेकंड नंबर पे किया था वो क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए बच्चों को, ताकि एक बार उनकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन था वो, इसका आंसर एक बार जल्दी से कर दीजिए, 10-15 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। देखिए काफी सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वो लोग जुड़ चुके हैं पेड क्लास में। जो लोग नहीं जुड़े जल्दी से आज के आज ही जुड़ जाइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बंजारे जो है ये ट्रेडर नोमैड्स थे, व्यापारी खाना बदोश थे। ठीक है, सही बात थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल बंजारों का सिटी मार्केट तक करने के लिए किया था। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता पहले सॉल्व, तो ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर लेते इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऐसे आंसर हो जाता है इसका। अच्छा, बंजारों के ग्रुप को, कारवा को क्या बोला जाता था? जल्दी से स्क्रीन पर देखो और आंसर करो, हर एक बच्चे का गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं देखिए लाइन लग गई है यहाँ पर में बच्चे की, सर हम भी है क्लास में, हम भी पेड स्टूडेंट, हम भी पेड स्टूडेंट। देखिए
बच्चे यहाँ पर मैं, अब जो लोग नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए, कहीं पीछे ना रह जाओ आप लोग। तो क्या बोला जाता था उनके ग्रुप को? टांडा। ठीक है, ये भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये वाला भी। अब देखिए एक क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को उसकी थ्योरी करा दूं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। आइए देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा बैक टू बैक। तैयार हो आप लोग? हर बच्चा तैयार है अभी दो क्वेश्चन के लिए? देखिए, रीजन्स एंड एम्पायर के अंदर में देखिए बड़े बड़े राज्य जो है, ठीक है, जैसे चोला, तुगलक, मुगल, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये तुगलक मतलब क्या, दिल्ली सल्तनत का पार्ट है ये। ओके, तो चोला, तुगलक, मुगल, ठीक है, वो कई सारे इलाकों में फैले हुए थे। एक संस्कृत की प्रशस्ति हम लोगों को मिलती है बलबन की, ठीक है, जो तुगलक से भी पहले था, दिल्ली सल्तनत के शुरुआती समय में। उसकी प्रशस्ति में यह बोला गया है कि वास्ट एम्पायर, बड़े एम्पायर तक ये फैला हुआ था। ठीक है, बंगाल से लेकर गजनी तक, ठीक है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, द्रविड़ तक ये फैला हुआ था इसका पूरा साम्राज्य। ठीक है, इवन इसके साम्राज्य के बारे में यह भी बोला गया कि भाई इसके सामने सारे जो दक्षिण भारत की जो सेनाएं थी वो ध्वस्त हो गई थी। अब एक्चुअल में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो इतिहास के अंदर में जो प्रशस्ति मिलती है उससे हमें क्या पता चलता है वो हम लोगों को देखना है। तो बड़े बड़े साम्राज्य आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, बड़े साम्राज्य थे, ठीक है, भारत के अंदर में, मध्यकालीन भारत के अंदर में। उसके अंदर में देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एग्जामिनर भैया प्लीज इसके ऊपर में क्वेश्चन बना दीजिएगा। ओके, चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े साम्राज्य कई क्षेत्र में शामिल थे, उसमें कई क्षेत्र शामिल थे। कैसे जुड़ सकते हैं? नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। टीम एक बार नंबर भी दिखा देंगे बड़े स्क्रीन के ऊपर में प्लीज एक बार। ओके, तो चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े साम्राज्य थे उस समय काल के अंदर में, बिल्कुल सही बात है, एज पर एनसीईआरटी ये बात सही है। कितने बड़े थे वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन बड़े साम्राज्य थे। ओके, अब दिल्ली के सुल्तान बलबन की प्रशंसा करने वाली एक संस्कृत प्रशस्ति बताती है कि उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक और संपूर्ण दक्षिण भारत तक, द्रविड़ तक फैला हुआ था। तो देखो, चोल, तुगलक, मुगल या दिल्ली सल्तनत जैसे जो साम्राज्य है वो बड़े बड़े, कई उनके क्षेत्र में कई सारे क्षेत्र शामिल थे। अब ये शायद उसने बड़ा चढ़ा के बताया, लेकिन हम इसका आधा तो मान ही सकते हैं कि भाई आधा तो सही होगा इसके अंदर में, तो आधा भी सही है मतलब बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। तो आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, आर ए को एक्सप्लेन करता है। ध्यान से समझिए कैसे। पहले वाला ने सिर्फ ये बोला कि भाई बड़े बड़े कई बड़े राज्य थे और उनमें कई सारे क्षेत्र शामिल थे। उसका एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन की प्रशंसा करने वाली एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है हमको, जो बताती है कि उनका साम्राज्य बड़ा था। तो बी आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। मानते हो आप लोग ये चीज? ठीक है, मानते हो ये चीज, आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। आर ये जो है उसकी उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है, इस वाले स्टेटमेंट को, ए को ए जो अभी कथन है उसको मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है उसको। ठीक है, गुड। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को मैं, स्टेटमेंट एक्सरसाइज टाइप का, और पेड क्लास में भर भर के इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी, ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए, इससे पहले कि उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ओके, दिल्ली के सुल्तान बलबन का साम्राज्य केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था। स्टेटमेंट असर्शन टाइप का इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर करो आप लोग। और आप देखिए कि हमेशा, ठीक है, जो पीली चीज होती है वो सोना नहीं होती, और उसी तरीके से जो इतना बड़ा क्वेश्चन है वो टफ नहीं होता। हमेशा देखिए यहां पर मैं आप लोग कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का साम्राज्य केवल उत्तर भारत तक सीमित था, अरे इसके नहीं था ना, वो उसके प्रशस्ति में बोला ना, आपको पता तो है। ठीक है, तो ए गलत है, चलो, ए और आर टू है बोल रहा है, ए को सही बोला यहाँ पर में, चलो ठीक है, ए को उसने सही बोला है, ये भी काट दो, यहां भी ए को सही बोला है, काट दो। आंसर क्या हो गया बताइए? देखिए यहां पर में आंसर ही खत्म खत्म हो गया, मतलब ए, बी और ये सी, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सेकंड नंबर का पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
एक संस्कृत प्रशस्ति बताती है कि बलबन का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी था। इसने खुद ही बोल दिया कि दक्षिण भारत भी शामिल था और इसमें बोला केवल उत्तर भारत था। तो खुद ही अपने आप में इस क्वेश्चन ने सॉल्व कर दिया। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी। निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने जो है लिखी है? जब आपको पढ़ा रहा हूं तो वेल रिसर्च है, पूरा का पूरा हर एक चीज के ऊपर में रिसर्च किया है। बताइए कि निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काश्तकार का चाबुक, ठीक है। द कल्टिवेटर्स विप कोड। देखो, किसानों को कम नहीं समझना चाहिए, किसान का चाबुक जब पड़ेगा तो फिर जोर से पड़ेगा, ठीक है। तो किसानों का चाबुक, काश्तकार मतलब किसान, उसका चाबुक, ये पुस्तक जो है मराठी भाषा में वैसे लिखी गई थी, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो काश्तकार का चाबुक या फिर कल्टिवेटर्स विप कोड उसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसको ज्योतिराव फुले ने लिखा था। ज्योतिराव फुले ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी भी इन्होंने लिखी थी, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो शेतकऱ्यांच्या असूड नाम से वो उन्होंने लिखी थी, ठीक है, शेतकऱ्यांच्या असूड, ठीक है। लेकिन उसका हिंदी, ये मराठी में ट्रांसलेट, मराठी भाषा में, हिंदी में देखेंगे तो काश्तकार का चाबुक हो जाएगा, जो एग्जाम में पूछा गया आप लोगों